हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो आज हम नेक्स्ट रिवीजन करने वाले हैं अपने चरक सूत्रस्थान चैप्टर नंबर 15 का, जिसका नाम है उपकल्पनीयम अध्यायम। तो बेसिकली इसका नाम उपकल्पनीयम अध्याय क्यों है? तो उप का मतलब होता है समीप और कल्पनीय होता है यानी कि कल्पना करना, यानी कि जो भी आवश्यक द्रव्य है उसका संग्रहण करना। बेसिकली चरक ने इसके पहले स्वेदो अध्याय और उसके पहले स्नेह अध्याय का वर्णन किया था, जो कि पंचकर्म के पूर्व कर्म में आते हैं। और अब इस चैप्टर से जो चरक हैं वो पश्चात कर्म यानी कि वमन विरेचन कैसे करते हैं उसका उल्लेख कर रहे हैं। तो स्नेहन और स्वेदन करके हमने क्या किया कि दोषों को उनके प्राकृत स्थान पर लेकर आए। अब यहाँ से हम लोग संशोधन करके दोषों को बाहर निकालेंगे शरीर से। संशोधन का अर्थ होता है दोषों को शरीर से बाहर निकालना बाई वमन विरेचन नस्य आदि पंचकर्म। तो पहला श्लोक में चरक जो कहते हैं कि जो भी अपने संभार द्रव्य है, जो भी इक्विपमेंट्स है जो कि काम आने वाले हैं वमन विरेचन में, उसको चिकित्सक को पहले से ही कलेक्ट करके रखना चाहिए, पहले से ही संग्रह करके रखना चाहिए। और इस श्लोक में जो है वो चरक ये भी कहते हैं कि ये जो द्रव्य होते हैं जो कि पंचकर्म में यूज होते हैं वमन आदि, वमन विरेचन आदि में, वो बहुत ही महंगे आते हैं। तो इसको जो लोअर वर्ग, जो गरीब रोगी होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि इस संसार में जो निश्चय पूर्वक राजा है या फिर राजा के जो सामान्य अन्य धनाढ्य यानी कि अमीर लोग हैं, या फिर जो सुकुमार व्यक्ति है, तो पहले चिकित्सक को ये देखना चाहिए कि जो रोगी है वो इन सभी उपकरणों को अफोर्ड कर पाता है या नहीं। तो ये देखने के बाद चिकित्सक को चिकित्सा स्टार्ट करने से पहले, औषधि देने से पहले ये संग्रह करके रख लेना चाहिए कि अगर औषध ठीक तरह से काम कर जाएगा तो उसके बाद दिए जाने वाले पथ्य भोजन आदि का, और अगर औषध ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाता है तो उससे होने वाले जो उपद्रव होने वाले हैं, उपद्रव यानी कि कॉम्प्लिकेशन होने वाले हैं, तो उनको ठीक करने वाली सामग्री को पहले से ही इकट्ठा कर ले। क्योंकि उन चरक कहते हैं कि अगर उपद्रव होने के बाद अगर हम लोग सामग्री लेने जाएंगे तो उसमें विलंब होने के कारण जो है वो रोगी को दंड भोगना पड़ सकता है। तो इसलिए चरक कहते हैं कि आवश्यक सामग्री जो चिकित्सा में आवश्यक है, यूज होने वाले हैं, उनको पहले से ही संग्रह कर लेना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक में अग्निवेश प्रश्न पूछते हैं आत्रेय मुनि से। हे भगवान, जो चिकित्सक है यानी कि जो दोष और औषध का ज्ञानी है, जिसने चिकित्सा शास्त्र पढ़ी है, वो पहले से ही अपनी युक्ति कर ले, पहले से ही अपनी युक्ति करके ये निश्चय कर ले कि ये औषध इस प्रभाव से काम करके इस व्याधि को ठीक करेगा, तो उपद्रव होने के चांसेस नहीं हो सकते हैं। और अगर उस चिकित्सक को यही पता नहीं है कि ये द्रव्य अपने प्रभाव से काम करेगा या फिर उसका उपद्रव कॉम्प्लिकेशंस आएंगे बाद में, तो फिर जो चिकित्सक होगा या फिर जो कॉमन मैन होगा जिसने चिकित्सा शास्त्र पढ़ी है, फिर और कॉमन मैन में कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट श्लोक में आत्रेय जो है वो अग्निवेश के प्रश्न का उत्तर देते हैं कि हे अग्निवेश, हमारे जैसे कतिपय चिकित्सक ऐसा कर सकते हैं कि हमने जो औषध दिया वो 100% यानी कि हमेशा वो सिद्ध हो और उसका कोई भी उपद्रव ना हो। लेकिन ऐसा कोई शिष्य भी नहीं है जो कि मेरे उद्देश्यों का सही तरीके से पालन करे, जिस जिस तरीके से उसने सीखा है। क्योंकि जो दोष, भेषज यानी कि औषध, देश, काल, बल, शरीर, आहार, साथ में सत्व, प्रकृति, वय, इन सभी के अनेक सूक्ष्म अति सूक्ष्म भेद होते हैं। और जो विवेकशील यानी कि अति बुद्धिमान पुरुष भी होते हैं उसको भी व्याकुल कर देते हैं। तो अल्प बुद्धि के बारे में कहना ही क्या है। इसलिए आत्रेय कहते हैं कि औषध का सम्यक प्रयोग यानी कि ठीक ठीक प्रकार से प्रयोग और औषध के असम्यक प्रयोग से होने वाले उपद्रव को ठीक करने यानी कि प्रतिकार करने का उपदेश मैं आगे सिद्धि स्थान में करूंगा। नेक्स्ट श्लोक में आत्रेय चिकित्सा उपयोगी सामग्री के बारे में बताते हैं, और इसमें सबसे पहले हॉस्पिटल निर्माण के बारे में बताते हैं कि हॉस्पिटल को कैसे बनाना चाहिए।
तो सबसे पहले कहते हैं कि वास्तु विद्या कुशल यानी कि जो इंजीनियर होते हैं उनसे ऐसा मकान बनवाना चाहिए जो कि जिसमें एक तरफ से हवा आए और एक तरफ से हवा ना आए, जिसमें आसानी से घूमा जा सके, इतना स्पेस हो जिसमें कि आसानी से घूमा जा सके, पहाड़ की तराई में ना हो, जिसमें धूप धुआं पानी की बौछार धूली ऐसे अनिष्टकारक शब्द स्पर्श रूप रस गंध का प्रवेश ना हो सके, उसमें पीने का जल रखा हो, उखल या फिर मूसल अर्थात खल भट्टा आदि रखा हो, शौचालय हो, स्नान भूमि यानी कि स्नान घर हो, रसोई घर हो, तो ऐसा मजबूत हॉस्पिटल का निर्माण कराना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक में आत्रेय जो है वो इन सभी चीजों का संग्रह करने के लिए बोलते हैं। देखते हैं क्या क्या है। अब आतुरालय यानी कि हॉस्पिटल निर्माण करने के बाद जो आत्रेय हैं परिचारक के बारे में बोलते हैं कि कैसा कंपाउंडर रखना चाहिए, कैसा परिचारक हॉस्पिटल में रखना चाहिए। तो जो पवित्र हो, मानसिक शुद्धता हो, जिसमें बाहरी सफाई स्वच्छ रहता हो, सभ्य व्यवहार से युक्त हो, अनुराग हो यानी कि ममता हो, स्नेह हो, सेवा आदि कर्मों में निपुण हो और चिकित्सा संबंधित सेवाओं में चतुर, दाल भात आदि भक्ष्य पदार्थों को पकाने आना चाहिए, स्नान कराना, संवाहक यानी कि मालिश और शरीर को दबाना, उठाना, लेटाना, बैठाना, तो पेशेंट को ये सभी कराने के लिए जो परिचारक है उन सभी क्रियाएं आनी चाहिए। और औषध को पीसने आना चाहिए, आज्ञा देने पर टाल मटोल नहीं करने वाला, अनसुनी नहीं करने वाला, वे ऐसा व्यक्ति हो जिसको गाना बजाना, श्लोक पाठ, स्तुति पाठ, कथा सुनाना, कहानी सुनाना, इतिहास पुराण आदि इन सभी का ज्ञान में कुशल होना चाहिए, रोगों के अभिप्राय को समझने वाला होना चाहिए, जिनको रोगी के समीप आने की अनुमति हो, ऐसे देश काल को जानने वाला सभ्य पुरुष जो है वो ऐसा नियुक्त करना चाहिए, ऐसा कंपाउंडर नियुक्त करना चाहिए। नेक्स्ट जो है चरक, बेसिकली यहाँ पे पथ्य आहार और रसोई घर में क्या क्या उपयोगी पात्र है उसके बारे में बताते हैं। तो जो चिकित्सा काल में यूज होने वाला जैसा मांस रस है, जैसे खरगोश का, हरिन का, एन का, लावा, कपिंजल आदि के जो मांस रस है इसका संग्रह करके रखो। जैसे दूध है तो दूध का संग्रह करके रखो। ऐसी गाय का जो कि सिंग नहीं मारती हो, जिसका बछड़ा हो, जिसको अच्छी जगह पे रखा गया हो, जिस एक घर में जिसको अच्छी तरीके से घास फूस खिलाया जा रहा हो सुव्यवस्थित तरीके से, ऐसे गाय का दूध संग्रह करके रखना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक में रसोई घर में उपयोगी पात्र क्या क्या होने चाहिए उसके बारे में बताते हैं कि जैसे जल पात्र, लोटा, गिलास, मग आदि होना चाहिए, चम्मच, करछुल, फिर ये पानी रखने के लिए बड़ा पात्र, माणिक यानी कि सुराही आदि, फिर पीठर, हांडी होना चाहिए, घड़ा प्रयोग, कढ़ाई होना चाहिए, फिर कुंभी यानी कि मटका, कलश, कुंड मतलब रिजर्वायर, पानी जहाँ पे स्टॉक करके रखा जाए, शराब होना चाहिए जैसे सकोरा, कसोरा, द्रवी, करछुल होना चाहिए, चटाई, उच्चन यानी कि पानी ढकने के लिए कोई पात्र होना चाहिए, परिपचन, मथानी, ये सभी रसोई घर में उपयोगी पात्र अवेलेबल होना चाहिए। फिर उसके साथ चमड़ा, कपड़ा, धागा, रुई आदि का भी संग्रह कर लेना चाहिए। फिर पेशेंट के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है वो उपलब्ध होने चाहिए उसके बारे में बताते हैं कि उसके सोने के लिए, बैठने के लिए स्थान पर गडुआ, पीकदान, पलंग आदि जो बिस्तर है, चादर, उपधान यानी कि तकिया, ये सब उपलब्ध होना चाहिए। लेटने, बैठाने, स्नेहन करने, स्वेदन करने, मालिश, अभ्यंग, परिसेचन, अनुलेपन, वमन, विरेचन, अस्थापन, अनुआसन, सिरोविरेचन और मल मूत्र का त्याग करने के लिए सुख साधनों की व्यवस्था जो है वो उपलब्ध होनी चाहिए। नेक्स्ट औषध आदि के पीसने के लिए बेसिकली खल बट्टा आदि, हिमाम दस्ता, इन सभी का संग्रह करके रखना चाहिए। औषध को काटने के लिए शस्त्र आदि जैसे चाकू, दराती, कैंची आदि ये सभी उपलब्ध होने चाहिए। धूम नेत्र, बस्ती नेत्र, उत्तर बस्ती, कुशहस्तक यानी कि झाड़ू होना चाहिए, तराजू, मानदंड आदि, मानदंड यानी कि मेजरिंग स्केल अवेलेबल होना चाहिए।
नेक्स्ट में लिक्विड में क्या क्या बोलते हैं, तो घी, तेल, वसा, मज्जा, शराब, राब, नमक, लकड़ी, पानी, मधु, सिंधु, सुरा, ये सभी तीन जो हैं वो मधु, सिंधु, सुरा, ये सभी मद्य के प्रकार हैं। फिर सौविरक, तुषोदक, ये सभी दो कांजी के प्रकार हैं। फिर मेरेक, मेदक, ये भी मद्य के प्रकार हैं दो। दही, दही का पानी। फिर मट्ठा, धान्य अम्ल यानी कि कांजी, सभी प्रकार के मूत्र आदि, इन सभी का संग्रह करके रखना चाहिए। फूड में, भोजन में क्या बताते हैं, तो भोजन के लिए साली चावल, साठी चावल, मुद्ग माश, जौ, तिल, कुलथ, बेर, मुनक्का, गंभार का फल, फालसा जिसको हम लोग परुसक भी बोलते हैं, हरी तकी, आंवला, बहेड़ा आदि का संग्रह करके रखो। अनेक प्रकार के स्नेहन, स्वेदन आदि जो सामग्री होती है उसको संग्रह करके रखो। फिर वमन कारक द्रव्य जैसे अनुलोमिक द्रव्य जो कि अनुलोमन करके गुद मार्ग से दोषों को बाहर निकालते हैं। जो द्रव्य वमन विरेचन दोनों करने में सामर्थ हो, इन सभी चीज को संग्रह करके रखो। दीपनीय, पाचनीय, उपशमनीय और जो वातहर द्रव्य होते हैं इन सभी को संग्रह करके रखना चाहिए। ऐसे इनके इसके अतिरिक्त जो उपद्रव आदि अगर आते हैं तो उसको प्रतिकार करने के लिए जो औषध होते हैं उसको भी संग्रह करके रखना चाहिए। ये सभी जो द्रव्य हैं वो आवश्यक है और यथ पूर्वक हमको इन सभी चीजों का संग्रह करके अपने हॉस्पिटल में रखना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक में आचार्य संशोधन की प्रक्रिया बताते हैं कि जिसको संशोधन करना है उसको तो सबसे पहले स्नेहन और स्वेदन कराया जाए, और स्नेहन और स्वेदन कराने के बाद अगर उसमें मानसिक, शारीरिक या फिर और कोई अत्यंत तीव्र रोग उत्पन्न हो जाता है एकाएक, तो सबसे पहले उस रोग को दूर करो। उसके बाद समन करके उतने ही समय तक उस रोग के उपयोगी कर्म के द्वारा फिर से चिकित्सा करो। नेक्स्ट श्लोक में आचार्य वमन कर्म या फिर एमेसिस के बारे में बताते हैं कि जिसको मानसिक या फिर शारीरिक या फिर जो अन्य तीव्र रोग उत्पन्न हुआ है तो उसको वापस से पूर्व कर्म कराओ, स्वेदन स्नेहन करा के उस रोग का शमन करो। और जब पेशेंट जो है वो प्रसन्न चित्त दिखने लगे तो उसमें उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखना है, तो एक तो अगर वो रात्रि में सुखपूर्वक सोया है, उसने उसका जो भोजन है वो भली प्रकार से पच गया हो। तीसरा, जिसने सिर से स्नान किया हो और चंदन आदि का लेप लगाया हो, माला का धारण किया हो, साफ सुथरे नए वस्त्र पहने हो, और जो भी देवता, अग्नि, ब्रह्मा, गुरुजन, पेरेंट्स उनका आशीर्वाद ले लिया हो जिसने, और शुभ नक्षत्र को देखते हुए, शुभ तिथि को देखते हुए, मुहूर्त को देखते हुए उसको जो कषाय देना है पीने के लिए, जो कि कैसे बना है, तो अभिमंत्रित मधु, मधुक यानी कि मुलेठी, सेंधो नमक और राब से युक्त मैन फल के कषाय को उसको पीने के लिए हमको देना है। नेक्स्ट श्लोक में आचार्य मदन फल कषाय आदि की मात्रा के बारे में बताते हैं कि जो हमने कषाय उसको पीने के लिए दिया पेशेंट को, मैन फल आदि से सिद्ध जो कषाय पीने के लिए दिया, तो कितनी मात्रा में हम लोग उसको देंगे कि उसका वमन होगा। वो जो मात्रा है वो पुरुष को देख के डिसाइड करना चाहिए कि उसके देश, उसके काल, उसके प्रकृति आदि पे उसके बल को देखकर डिसाइड करना चाहिए। जिस मात्रा से जिन संशोधन द्रव्य के पीने से उत्पन्न दोष अगर दूर हो जाते हैं तो वही उसके लिए उचित मात्रा समझनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग पेशेंट को 1 लीटर अगर इक्षुरस पीने के लिए देते हैं या फिर ये कषाय पीने के लिए देते हैं और इससे उसका संशोधन होके दोष जो है वो बाहर निकल जाता है, तो उसके लिए जो 1 लीटर है यही इसके लिए मात्रा, उचित मात्रा मानी जाएगी उस पेशेंट के लिए। और हर पेशेंट के लिए उस पेशेंट को देख के उसके देश, काल, प्रकृति, बल आदि को देखकर उसकी मात्रा अलग अलग होगी। फिर यहाँ पे आचार्य वमन विधि के बारे में बताते हैं नेक्स्ट श्लोक में कि कैसे वमन विधि करनी चाहिए। तो जो हमने कषाय उसको दिया पीने के लिए, उसको पिलाकर 48 मिनट तक यानी कि मुहूर्त भर हम लोग को वेट करना चाहिए।
उसके बाद जो चिकित्सक है उसको ये नोटिस करना चाहिए कि जो पसीना निकल रहा है, तो ये समझना चाहिए कि जो कफ दोष है वो पिघल रहा है, क्योंकि कफ वमन हम लोग किसके लिए देते हैं? कफ दोष को बाहर निकालने के लिए। उसके लिए ये श्रेष्ठ चिकित्सा है। तो अगर पसीना आए तो ये चिकित्सक को समझना चाहिए कि कफ दोष जो है वो पिघल रहा है। रोमांच होने लगे तो चिकित्सक को समझना चाहिए कि जो कफ दोष है वो अपने स्थान से हट के नीचे आ रहा है। फिर तीसरा, कुक्षि प्रदेश में आद्यमान होने लगे तो ये समझना चाहिए कि जो कफ दोष है वो कुक्षि में पहुंच चुका है। जी मचलने लगे या फिर मुख से लार चूने लगे तो ये समझना चाहिए कि दोष है वो ऊपर की ओर आ रहा है, निकल रहा है। और ये सभी सिम्टम्स दिखने लगे चिकित्सक को तो घुटने की ऊंचाई तक बिस्तर बिछा हो और चादर पड़ी हो, तकिया रखा हो जिसपे लेटा भी जा सके, ऐसा आसन जो है वो पेशेंट को बैठने के लिए देना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक में आचार्य रोगी को निर्देश करते हैं कि कैसे वमन करना चाहिए। तो सबसे पहले रोगी को बताते हैं कि होठ, तालू और कंठ को वमन के लिए प्रवृत्त रखे, मतलब खुला रखे, खोल कर रखे। थोड़ा सा परिश्रम करके जो वेग नीचे फंसा है उसको थोड़ा सा एब्डोमिनल प्रेशर लगा के उस वेग को बाहर निकाले। अपने उंगलियों से वेगों को निकालने का प्रयत्न करें। नेक्स्ट वो कहते हैं कि नीलोत्पल, कुमुद, सौगंधिक, ये जो 3 प्रकार के कमल हैं इनके जो नाल लेना है, क्योंकि ये जो नाल होता है वो सॉफ्ट होता है इनका। तो उसको अगर हम लोग कंठ प्रदेश यानी कि थ्रोट में डालेंगे तो वेग जो है वो अर्ज बढ़ेगा, वॉमिटिंग करने का अर्ज बढ़ेगा और वो वेग बाहर प्रवृत्ति होगी उसकी। कि जो रोगी है वो जो चिकित्सक के आदेश को फॉलो करके ये सभी प्रयत्न करना चाहिए। वमन होने के बाद पीक दान में स्थित जो वमन है वो चिकित्सक को ध्यान से देखना चाहिए। कुशल चिकित्सक जो है वो वेगों को स्थिति से ही वमन के सम्यक, अयोग और अति योग का निर्णय कर लेते हैं। सम्यक यानी कि ठीक प्रकार से वमन हुआ या नहीं, अयोग यानी कि अच्छे से नहीं हुआ, और अति योग यानी कि ज्यादा हो गया वमन। तो इन सभी का अगर निश्चय करना है तो वेगों पे और वमन जो निकल रहा है उस पे ध्यान रखना चाहिए चिकित्सक को। नेक्स्ट चरक अयोग्य के लक्षण के बारे में बताते हैं। कब हम लोग जो वमन का अयोग्य समझेंगे? तो अगर वमन हुआ ही नहीं, मतलब वमन के वेग ही प्रेजेंट नहीं है, या फिर वो वमन हो रहा है बस उसका जो कि हम लोग औषधि दिए हैं, जो कि जो काढ़ा हम पिलाए, जो कषाय हम पिलाए हैं, बस उसका ही वेग निकल रहा है और बीच बीच में बार बार वेग जब रुक जा रहा है या टूट जा रहा है तो ये सभी जो है वो अयोग्य वेग के लक्षण हैं, अच्छे से वमन नहीं हुआ है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट श्लोक में सम्यक योग के लक्षण के बारे में बात करते हैं कि कब हम लोग सम्यक योग समझेंगे। तो सबसे पहले उचित समय पर वेग की प्रवृत्ति होना, ये पहला लक्षण कि सही समय पे वेग निकल रहा है। फिर थोड़ा सामान्य कष्ट की अनुभूति हो के वेग का जो निकल रहा है। क्रमशः जो दोष है कफ, पित्त और वायु, इस क्रम में जो दोष है वो बाहर निकल रहे हैं, ये तीसरा लक्षण हुआ। फिर वापस से जब वेग चालू हुआ और जब सभी दोष बाहर निकल वेग जो है वो अपने आप ही रुक जाए, तो ये चौथा लक्षण हुआ। ये सभी जो है वो सम्यक वमन के योग के लक्षण है। तो इसी से जो चिकित्सक है वो समझ सकता है कि योग है वो तीक्ष्ण है, मृदु है या फिर मध्यम है। नेक्स्ट श्लोक में चरक जो है वो अति योग्य के लक्षण के बारे में बोलते हैं कि अगर मुंह से जो है वो झाग निकले या फिर झाग के साथ साथ लाल लाल खून निकले और उसमें चंद्रिकाएं, मतलब ऐसे लाइट आने पे चमकता हुआ दिखाई दे, और जो अपना जीव रक्त है वो निकले, तो वो सभी जो है वो अब अति योग्य वमन हो गया है, ज्यादा वमन हो गया है। नेक्स्ट जो चरक हैं वो उपद्रव की बात करते हैं कि वमन अगर अति योग होने से, अयोग होने से क्या क्या उपद्रव हमें दिखाई देते हैं। तो अयोग्य होने से तो ज्यादा नहीं, लेकिन अति योग्य होने से ज्यादा उपद्रव दिखाई देते हैं। देखते हैं कौन कौन से। तो सबसे पहला है आद्यमान। आद्यमान यानी कि पेट का फूलना। नेक्स्ट है परिकर्तिका, यानी कि कैंची से काटने से पीड़ा होती है, कैंची से काटने से वेदना होती है। नेक्स्ट है परिश्रावो, यानी कि बहुत निरंतर लार का निकलना। नेक्स्ट है हृदयोपसरणम अंग ग्रहो, यानी कि हृदय में आघात होना या फिर अंग का जकड़ना, अंग का संग्रह होना, जकड़ जाना।
जीवादानम, जीवादानम यानी कि जीव रक्त का बाहर निकलना। विभ्रंश होना यानी कि जो कोष्ठ के जो मसल्स है, एब्डोमिनल मसल्स, डायफ्राम आदि में, इन सभी में आघात होना, भ्रंश हो जाना। स्तंभ, स्तंभ यानी कि जकड़न होना, अकड़न होना, वहां पे स्तंभ उसको बोला गया है। फिर क्लम यानी कि क्लम मतलब थकावट, सुस्ती। ये सभी उपद्रव हमें वमन के अति योग्य से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट श्लोक में चरक जो है वो सम्यक वमन के बाद धूमपान की विधि के बारे में निर्देश करते हैं कि अगर वमन जो है वो सम्यक प्रकार से हो गया है तो उसके बाद धूमपान कराना चाहिए रोगी को। तो कैसे कराना चाहिए? तो सम्यक वमन होने के बाद उसके हाथ, उसको थोड़ी देर विश्राम कराने के बाद उसके हाथ पैर को धुला के स्नेहिक स्नेहिक स्नेह संबंधित, विरेचनिक विरेचन संबंधित और उपसमनी यानी कि प्रायोगिक संबंधित, ये 3 प्रकार के धूम के साथ धूमपान कराना चाहिए। और धूमपान कराने के बाद वापस से रोगी के हाथ पैर को धुलाना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक में चरक जो है वो धूमपान करने के बाद कुछ निर्देश देते हैं रोगी को कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। जैसे जो रोगी है वो धूमपान करने के बाद उसके हाथ पैर को धुलाकर उसको निवात ग्रह में, जहाँ पे वो उसका बेड है, वहां पे ले आकर बैठाकर उसको निर्देश देना है कि जोर से नहीं बोलना है, देर तक नहीं बैठना है, अधिक समय तक खड़ा नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा नहीं घूमना है, क्रोध, शोक, अधिक सर्दी, अधिक गर्मी, ये ओस, अधिक वायु का सेवन नहीं करना है, ऐसे स्थान पर नहीं बैठना है जहाँ पे हवा जो है वो सीधा प्रभाव से पड़े। फिर ज़्यादा यात्रा भी नहीं करना है। ग्राम्य हम यानी कि ग्राम्य धर्म यानी कि मैथुन कर्म, स्त्री सहवास भी ज़्यादा नहीं करना है। अस्वप्न, रात्रि का जागरण नहीं करना है। विरुद्ध आहार का सेवन नहीं करना है। अजीर्ण अवस्था में पुनः खा लेना यानी कि पहले खाया हुआ भोजन नहीं पचा है वापस से खा लेना, ऐसा नहीं करना है। अकाल भोजन नहीं करना है। फिर प्रमित यानी कि आवश्यकता से कम, हीन अल्पना में, हीन मात्रा में भोजन नहीं करना है। अति भोजन भी नहीं करना है। मल मूत्र आदि जो वेग है उनको नहीं रोकना है। इन सभी को मन में भी इनका सेवन नहीं करना है। और सभी प्रकार के जो हितकर आहार आदि हैं उनका सेवन करने का आचरण करना चाहिए। ये चरक चिकित्सक को उपदेश देना चाहिए रोगी को। नेक्स्ट श्लोक में चरक जो है वो पथ्य विधि के बारे में बताते हैं कि कैसे डाइट लेना चाहिए। तो 6 दिन का प्लान बताते हैं चरक, और 7वें दिन से जो रोगी है वो अपने स्वाभाविक भोजन को खा सकता है। तो चिकित्सक के उद्देश्यों के अनुसार भोजन करने के बाद उसी दिन सायंकाल या फिर उसके दूसरे दिन गुनगुने जल के गुनगुने जल से स्नान करने के बाद लाल साली चावल की गोली मांड सहित गुनगुनी यवागु को अग्नि बल को देखकर पिलाना चाहिए। ये पहले दिन। और दूसरे और तीसरे दिन सेम भोजन भोजन के समय पर भी यही देना चाहिए, ये खिचड़ी यवागु। फिर जो चौथा भोजन के समय होता है, फोर्थ टाइम जब भोजन दिया जाता है, तो अब हम लोग विलेपी देते हैं। और विलेपी कैसे? तो जो साली चावल में को अच्छी तरह से पकाया गया विलेपी है उसको हम लोग देते हैं, और रोगी के शारीरिक और पाचन शक्ति को देखते हुए उसमें नमक और थोड़ा घी, या फिर बिना नमक बिना घी के भी हम लोग उसको खाने के लिए दे सकते हैं। 5वें और 6ठे टाइम भी सेम तरीके से विलेपी खाने के लिए देना है। 7वीं बार जब भोजन का समय होता है तब उसको 2 प्रश्रुत यानी कि 160 ग्राम जो पुराना चावल होता है और लाल चावल, सस्ती चावल जो होता है, उसको अच्छी तरीके से पका के घी में उसको छौंका देके हल्का नमक के साथ मूंग की दाल को यूश के साथ खाने के लिए दिया जाता है। उसके बाद साथ में पीने के लिए गर्म पानी दिया जाता है। फिर 8वीं और 9वीं बार सेम तरीके से जब भोजन दिया जाता है तो वही 7वीं बार की तरह भोजन दिया जाता है। नेक्स्ट है 10वीं बार। 10वीं बार जब भोजन दिया जाता है उसको, तो उसको लावा, कपिंजल आदि के जो मांस है उसको केवल उनके मांस को पानी में उबालकर पकाकर उसमें थोड़ा सा नमक डालकर, थोड़ा सा घी डालकर
उसको भात के साथ खाने के लिए दिया जाता है। और 11वीं और 12वीं बार भी सेम 10वीं बार की तरह भोजन खाने के लिए दिया जाता है। और जो 7वें दिन है, 7वां दिन जो जब आएगा तब वो जो रोगी है वो अपने स्वाभाविक भोजन पे आ जाता है। तो नेक्स्ट श्लोक में चरक जो है वो अब विरेचन विधि के बारे में बताते हैं कि जिसका वमन हो गया है और जिसने पथ्य भोजन खा लिया है, जो हमने अभी 6 दिन का भोजन विधि बताया था चरक ने, तो वो हो गया है। अब उसका वापस से स्नेहन और स्वेदन कराना है, उसको करा के लेना है। और सभी प्रकार के लक्षण को देख के, जैसे उसका मन स्वस्थ है, रात्रि में उसको सुखपूर्वक नींद आई है, फिर उसने अच्छी तरीके से भोजन किया है और वो पच गया है वापस अच्छी तरीके से, फिर होम नियम, फिर बल मंगल जप आदि ये सभी नक्षत्र, शुभ नक्षत्र तिथि वगैरह मुहूर्त देख के उसको निषोध का कल्क बना के देना है। कितनी मात्रा में? तो 1 तोला मात्रा बोला है यहाँ पे। और वो कैसे देना है? तो रोगी के दोष, भेषज यानी कि औषध, देश काल, बल, शरीर, आहार, साथ में सत्व, प्रकृति, अवस्था को भेद, उपभेद और तथा विकारों का विचार करके दूध आदि द्रव्य में घोल के पिला देना है। अब उचित रूप से, सम्यक रूप से विरेचन हो जाने के बाद वमन में जो भी प्रकरण कहे गए हैं, जो भी स्टेप्स कहे गए हैं कि धूमपान को छोड़कर, यहाँ पे ये ध्यान देना है कि धूमपान को छोड़कर जो भी अन्य विधि बताया गया है उसको सेवन कराना है। और तब तक सेवन कराना है जब तक उसका स्वाभाविक बल और वर्ण प्राप्त नहीं हो जाता है। और जब बल और वर्ण की प्राप्ति हो जाए तो उस रोगी के शांति चित्त को देखकर उसको सुखपूर्वक सुलाकर भली भांति भोजन उसका जब पचने लगे, फिर सिर से स्नान करके, चंदन आदि का लेप करके, सुगंधित द्रव्यों का लेप करके, माला धारण, आभूषणों का धारण करके, नए वस्त्रों का धारण करके रोगी को वापस उसके इच्छा के अनुसार अनुमति प्रदान की जाती है। नेक्स्ट भवंती चात्र में चरक कहते हैं कि जो स्नेहन स्वेदन आदियों विधि से पुरुष अपना संशोधन कराते हैं वे या तो राजा होते हैं या तो राजा के समान धनवान होते हैं, जिनके पास पर्याप्त धन प्राप्त होता है। जो धनहीन होते हैं वो स्नेहन स्वेदन आदि विधियों से स्वेदन नहीं करा सकते, क्योंकि वो उतने उपकरणों का संग्रह ही नहीं कर सकते हैं, उनके पास उतना पैसा ही नहीं है। फिर चरक कहते हैं कि जो दरिद्र व्यक्ति होते हैं, जो दुर्लभ सामग्रियों से युक्त होते हैं, जिनके पास सामग्री जुटाने के लिए धन नहीं होता है, अगर उन पर आपत्ति पड़े तो बिना स्नेहन स्वेदन कर किए ही उनको शोधन औषधि का पान करना चाहिए। फिर कहते हैं वो कि सामान्य श्रेणी के मनुष्य के पास सभी उपक्रम जो है वो उपलब्ध हो वो संभव नहीं है। और जो दरिद्र को भी भीषण रोग हो सकते हैं, तो आपातकालीन स्थिति में चिकित्सक की सलाह से जो जो औषध चिकित्सक दे रहा है, वस्त्र भोजन आदि संभव हो यथा शक्ति के अनुसार उसका सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट चरक कहते हैं कि सभी प्रकार के मलों को शरीर से निकाल बाहर करने वाले, रोगों को हरण करने वाले, बल वर्ण को बढ़ाने वाले संशोधन द्रव्यों का समुचित विधि से पान करके मनुष्य चिर आयु और सुखायु को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ तक हमने इस अध्याय की रिवीजन को समाप्त किया। थैंक यू। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें।